How to score 90 plus marks in IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of IAS on this platform. Till now, we had started with the questions of modern Indian history from the timeline 1885 to 1947. That means the time when Indian National Congress was formed and 1947 when India got independent. IAS से रिलेटेड जितने भी PYQs है वो हम कर चुके हैं इस टाइमलाइन के. अभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द PYQs फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस एक्सेप्ट IAS कंडक्टेड बाय UPSC. ठीक है, 107 तक हम कर चुके थे. आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108. In which of the following session of Indian National Congress Subhash Chandra Bose was elected as president for the second time? Question says कि दूसरी बार कब उनको सुभाष चंद्र बोस को एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे चूज किया गया. पहली बात करते हैं हरिपुरा सेशन के बारे में. ठीक है, हरिपुरा सेशन में जो प्रेसिडेंट बने थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी बार कब उनको कौन से सेशन में बनाया गया. तो पहली हरिपुरा सेशन के बारे में देख लेते हैं. When we talk about the हरिपुरा सेशन, it was 1938. कांग्रेस का 51st सेशन था which held in the हरिपुरा, जो कि गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. इस हरिपुरा सेशन में क्या क्या बातें हुई. सबसे पहले डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस वाज केप्ट हियर एज ए डिमांड. ठीक है, कि यहाँ पे विद इन 6 मंथ दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसी के साथ में ब्रिटिश प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया एंड इंस्टेड दे प्रपोज्ड अ फेडरेशन where states would have the same democratic right as the rest of the India. उसी के साथ यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इसी सेशन में, प्लस सपोर्ट फॉर द किसान सभा. इसी के साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके सपोर्ट की बात करी गई कि उनको रिलीज किया जाए. नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे बात हुई एंड जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको मॉरल सपोर्ट देने की बात करी गई एंड इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हरिपुरा सेशन, बट जो आंसर है वो हरिपुरा सेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया था, नॉट फॉर द सेकेंड टाइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. द मद्रास सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 42nd सेशन था. इट हेल्ड इन 1927. मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज अंसारी जी, उन्होंने इस सेशन को प्रिसाइड किया. एंड दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज ए कांग्रेस सेशन जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो साइमन कमीशन है उसको बॉयकॉट करने की यहाँ पे बात करी गई. ठीक है, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मद्रास सेशन, बट हियर सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट प्रिसाइड इट. Now let's talk about the Tripuri session of Indian National Congress. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो त्रिपुरी सेशन है, त्रिपुरी इज अ प्लेस नियर जबलपुर मध्य प्रदेश में. यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था फॉर द सेकेंड टाइम एंड ही डिफीटेड पटाभी सीतारमैया इन दिस कांग्रेस सेशन. बट व्हाट हैपेंड इन दिस इलेक्शन, महात्मा गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी. He wanted he wanted पटाभी सीतारमैया टू बी इलेक्टेड. तो हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पोस्ट से बाद में रेजिग्नेशन दे दिया बिकॉज वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे. वाई? बिकॉज गांधी जी एंड द सपोर्टर्स ऑफ गांधी जी वर सपोर्टिंग सीतारमैया, और बॉस ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया एंड ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन कैलकाटा इन May 1939 after resignation from the presidency. ठीक है, so basically he resigned from this post. Now moving towards the next question, who among the following
had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of Indian National Congress in 1920? इसका आंसर है 108 का आंसर है सी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 109. इनमें से कौन है जिन्होंने नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को पास किया था इन नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? स्टेटमेंट 1 CR दास, स्टेटमेंट 2 NE बेसेंट, एंड ऑप्शन 3 BC पाल, एंड ऑप्शन 4 इज मदन मोहन मालवीय. इनमें से कौन थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन के टाइम पे they were the one who is responsible for it? इसका आंसर हो जाएगा CR दास. ठीक है. नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन जो है ये चितरंजन दास जो है उनके थ्रू पास किया गया था इन द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 के अंदर. ये कांग्रेस सेशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहां पे ये डिसाइड किया गया था कि नाउ वी विल परस्यू अवर गोल ऑफ स्वराज, दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट, थ्रू द नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज. एंड किस तरह से यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात करी गई, जो स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट कोड्स है, उनको बॉयकॉट करने की बात करी गई, जो टाइटल्स है उनको सरेंडर करने का डिसीजन लिया गया. And it was a very important event where we saw the harmony and unity between Hindu and Muslim. हालांकि यहाँ पे एक 15 मेंबर की कमेटी भी यहाँ पे बनी थी टू गाइड द कांग्रेस एक्टिविटीज. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम इसमें देखा गया, राइट? सो दिस इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. Which one of the following had proposed a 3-tier polity for India? Was it a Nehru committee? Was it a Simon commission? Or Cripps mission? या फिर कैबिनेट मिशन? किसमें 3-tier polity की बात करी गई थी इंडिया के अंदर? क्या आंसर होगा इसका? इट इज वेरी इजी. कैबिनेट मिशन, बिकॉज नेहरू कमेटी के रिकमेंडेशंस हमने डिस्कस किए हैं, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन डिस्कस किए हैं, एंड इवन क्रिप्स मिशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 3-tier polity फॉर इंडिया, इट वाज अ क्रिटिकल फीचर व्हिच वाज सेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान. सो एक बार सबके जो रिकमेंडेशंस है उसको फिर से देखते हैं अबाउट द नेहरू कमेटी, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन. If we talk about the recommendations of Nehru report and Simon Commission, सबसे पहली बात ये थे क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज मॉन्टेग्यू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म. इस एक्ट में ये बोला गया था कि इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाएगा और 10 साल बाद एक ऐसी कमीशन बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में रिकमेंडेशन देंगे. तो यहाँ पे Not 10 years, within 8 years, a commission was formed जिसका नाम था साइमन कमीशन. And it was a 7-member committee जिसमें सातों के सातों मेंबर ब्रिटिशर्स से. There was not a single Indian member. And this was the reason Simon Commission was boycotted by the Indians and they presented their own Nehru report for the constitutional reforms. Okay. So what was presented in the Nehru report and what was presented in the Simon Commission? Let's have a look. Nehru report में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई. इसी के अंदर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंसेस को बनाने की बात हुई. 19 फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात हुई. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट? सो दे सेड कि देयर शुड नॉट बी एनी सेपरेट इलेक्टोरेट, जबकि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए विद द रिजर्व्ड सीट फॉर माइनॉरिटीज. And then they talked about a responsible government at the center and province and responses of the various groups. But what about the Simon Commission recommendation? When we talk about the recommendation of Simon Commission, पहली चीज यहाँ पे डायरकी को एबॉलिश करने की बात करी गई. That is the establishment of representative government in the provinces एंड उनको ऑटोनॉमी मिल सके.
सेकेंड रिकमेंडेशन जो कि साइमन कमीशन ने दिया था, दैट वाज द डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर in relation to the internal security, in relation to the administration, and they were given the powers to protect the different communities. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसको बढ़ाने की बात करी गई थी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन, और जो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर पे उसको रिजेक्ट करने का रिकमेंडेशन दिया. The Governor General was to have the complete power to appoint the members of the cabinet. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन साइमन कमीशन में दी, और इसी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को रिटेन करने की बात करी. They even accepted the idea of federalism, but कोई डेट की बात नहीं हुई. They said not in the near future, but yes, we are ready for the idea of federation. Sindh should be separated from Bombay and Burma should separated from the India. तो ये जो recommendations थे वो थे आपके पास क्रिप्स मिशन के, सॉरी साइमन कमीशन और नेहरू कमेटी के. अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के रिकमेंडेशन के बारे में, और क्रिप्स मिशन क्या था और कैबिनेट मिशन जो है वो क्या था. मार्च 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स अपना एक प्रपोजल लेके आते हैं जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन. इस क्रिप्स मिशन में सबसे पहली बात इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की करी विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी. तो यहां पे डोमिनियन स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स हैं वहां पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स की बात हुई. जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां पे मेंबर्स इलेक्टेड होंगे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जबकि जो प्रिंसली स्टेट है वहां से आपके पास मेंबर्स नॉमिनेट होंगे. थर्ड चीज यहां पे बात हुई विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू सिसीड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैबिनेट मिशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, अ बिट बैकग्राउंड. जुलाई 1945 ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई. पहले वहां पे विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट ही बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव्स. अब क्लेमेंट एटली बनते हैं नए प्राइम मिनिस्टर. सो व्हाट ही सेड एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट मीन्स 2 सितंबर 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब क्लेमेंट एटली वांटेड टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल. तो उन्होंने ब्रिटेन की जो कैबिनेट है वहां से 3 मिनिस्टर्स को भेजा, जिसमें से एक थे आपके पास स्टेफर्ड क्रिप्स, एक थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और एक है हमारे पास एबी अलेक्जेंडर. ये तीनों ही मेंबर्स कैबिनेट को बिलोंग करते थे, इसलिए इस मिशन का नाम पड़ा कैबिनेट मिशन. इस पूरे कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश करना, एक इंटरिम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना. ठीक है, और इस पूरा कैबिनेट मिशन प्लान का अगर हाईलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया की बात हुई, यहाँ पे नो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई. एंड यही कैबिनेट मिशन प्लान है जहां पे 3 टियर फेडरेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया. मतलब जो भी प्रोविंसेस है उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया. सेक्शन ए के अंदर मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, यानी कि जो हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस हैं उनको ऐड किया. सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बालूचिस्तान. सेक्शन सी में आसाम और बंगाल, यानी सेक्शन बी और सी आर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. इस तरह से यहाँ पे 3 टियर फेडरेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसमें सेंटर को बहुत ही वीक बनाया गया. दैट मीन्स द यूनियन और द सेंटर हैड द पावर्स ऑफ ओनली फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात करी, एंड विच विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच विल मेक इन फ्यूचर द इंटरिम गवर्नमेंट. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसके 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की जो टेन्योर थे वो कितना था? ऑप्शन ए 20 मंथ, ऑप्शन बी 22 मंथ, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी इज 28. व्हाट इज द आंसर? कितने महीनों का टेन्योर था? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 22 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है, दे अप्लाइड देयर रेजिग्नेशन आफ्टर 28 मंथ्स ऑफ रूल इन दी प्रोविंसेस। ये जो इलेक्शंस हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हुए थे 1936 से 37 के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जब लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना इंडियंस की परमिशन के लिए ये अनाउंस कर दिया दैट इंडियन विल फाइट इन द वर्ल्ड वॉर 2 अलाइनिंग विद द ब्रिटेन, राइट, तो ये चीज उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के अगेंस्ट थी। इसीलिए एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट दे ऑल रिजाइंड आफ्टर 28 मंथ्स ऑफ द रूल इन द प्रोविंसेस। ठीक है, नाउ यहां पे एक क्विक रिवीजन हम लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। सो व्हाट वाज दिस एक्ट? इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनके अंडर में जो वाइसरॉय काम करते थे, और वाइसरॉय की जो 15 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी, उस 15 मेंबर की काउंसिल को इस एक्ट में कम करके 6 मेंबर की काउंसिल बना दिया, और जो वाइसरॉय है अब उसको एडवाइजर के नाम से बोला गया। दूसरा, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स 145 हुआ करते थे, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे 375 किए, यानी कि ज्यादा कर दिए, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें 60 की जगह 260 मेंबर्स कर दिए। एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed all India federation system which consisted of provinces and princely state. एंड ये जो प्रिंसली स्टेट है इनके पास फ्रीडम था दैट यू कैन चूज आइदर टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द फेडरेशन। ठीक है, टू ज्वाइन द फेडरेशन उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं अब उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, एक द फेडरल सब्जेक्ट, एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, लेकिन इस एक्ट में जो फेडरल सब्जेक्ट है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट द मेजर की पॉइंट्स ऑफ द एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो डायरकी है उसको रिमूव कर दिया गया, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो दिया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस बढ़ाए गए 11 प्लेसेस में, बॉम्बे और सिंध को सेपरेट किया, एक न्यू प्रोविंस बनाया दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और बर्मा को यहाँ पे सेपरेट किया गया। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Now let's talk about the next question, which says which one of the following is not true about the first round table conference? This we had discussed multiple times that the Simon Commission was to give recommendation on the constitutional reforms, but it was all 7-member committee, that means commission जिसमें सिर्फ 7 British people थे, there was no Indian representation. तो Indians ने इसको boycott किया, but still to discuss the recommendations of Simon Commission 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड, जिसमें जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है दैट वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज
साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी अलग एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और उस नेहरू रिपोर्ट को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का अल्टीमेटम दिया, बट उस अल्टीमेटम का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सो दे लॉन्च्ड देयर ओन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. So the Indian National Congress was busy with respect to the civil disobedient movement and they did not participated in the first round table conference. तो यहाँ पे statement 1, it was held in 1930, it is absolutely correct. Statement 2, it was to discuss the report of Simon Commission, yes, ये भी सही है. Statement 3, it was held in London, ये भी सही है. एंड स्टेटमेंट 4 दैट इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, ये आपके पास गलत हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 112 इसका आंसर हो जाएगा डी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113. इट इज असर्शन एंड रीजन. असर्शन, द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. अभी अभी हमने साइमन कमीशन के बारे में बात करी, तो यस, the Simon Commission was boycotted by Indian National Congress. The statement is absolutely correct. Second, the reason, the Simon Commission did not have a single Indian member. तो ये reason भी correct है for this statement. तो इसका आंसर हो जाएगा A, that is both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. So the answer of this question is A. Now the next question. Who of the following supported the non-cooperation movement but could not see its result? पहला, बाल गंगाधर तिलक. सेकंड, लाला लाजपत राय. थर्ड, मोतीलाल नेहरू. एंड फोर्थ, चित्तरंजन दास. इनमें से कौन है जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आखिरी तक नहीं देखा कि उसमें हुआ क्या था? सो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट रहे, बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्रीडम फाइटर रहे. ठीक है, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 1920 में और इस मूवमेंट ने जब अपने गोल्स को अचीव किया तो उस टाइम पे ये नहीं थे. सो answer is Bal Gangadhar Tilak A. He could not see the result of non-cooperation movement. Now moving towards the next question. Where was Mahatma Gandhi when a raid was carried out by the Congress volunteers on the Dharasana salt depot? तो जब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट को लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, दे डिड नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन द नेहरू रिपोर्ट, सो अल्टीमेटली दे लॉन्च्ड अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. और इसमें सॉल्ट को एक मेजर मुद्दा बनाया गया था, बट उनके अनाउंसमेंट के बाद ही इनको कुछ टाइम बाद जेल में डाल दिया गया. और उनके बाद ये जो मूवमेंट है ये त्याबजी और उनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उन्होंने लीड किया. लेकिन इस टाइम पे वो कौन से जेल में थे ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर है ही वॉज इन दी यरवड़ा जेल. ठीक है, सो सरोजनी नायडू, इमाम साहेब एंड मणिलाल, दे अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग अ रेड ऑन धरासना सॉल्ट वर्क ऑन 21 मई 1930. और ये तब की बात है जब महात्मा गांधी को यरवड़ा जेल में अरेस्ट करके ले गए थे. ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 116 to the next question we will discuss in the next video. Meanwhile, if you have any doubt, please feel free to write down in the comment section and do support us by subscribing our channel, like and share. Thank you so much.